आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो है एक नए चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं। जो फर्स्ट बुक में हम आखिरी चैप्टर पढ़ते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा है। पढ़ने में तो बहुत छोटा है, लेकिन समझना इसमें ज़्यादा पड़ता है। अगर एक बार इसको समझ लिया तो कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। प्रॉब्लम कौन कौन सी? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रकाश की जब बात आती है तो कहीं प्रकाश को पार्टिकल यानी कण माना जाता है, कहीं प्रकाश को तरंग यानी वेव माना जाता है, तरंग। ये कन्फ्यूजन रहता है। फिर प्रकाश को द्वैत प्रकृति कहा जाता है, डबल नेचर। लेकिन वास्तव में रियल क्या है, रियलिटी क्या प्रकाश की है, तो इस चैप्टर से निकल के आता है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इसमें एक नए वैज्ञानिक आते हैं, मैक्सवेल। जो मैक्सवेल हैं, इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है यहाँ पर विद्युत और चुंबक को मिला दिया करके। जितनी हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, विद्युत पढ़ते हैं, जितना हम चुंबक पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, उन सबको इन्होंने कॉम्बिनेट कर दिया है मैक्सवेल ने। और अपने 4 समीकरणों में पूरी विद्युत और पूरी चुंबक को बांध दिया है। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट यहाँ आने वाला है। अगर इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ आएंगी। जैसे जो प्रकाश हमारा है, प्रकाश एक तरंग है। और तरंग किसे कहते हैं, तो तरंग की परिभाषा आपने पढ़ रखी होगी। क्लास 11th में भी तरंग आपने पढ़ा है, क्लास 9th में भी तरंग के बारे में पढ़ा है। तरंग का मतलब होता है माध्यम के कणों का कंपन करा करके ऊर्जा को स्थानांतरित करना। तरंग का मतलब क्या होता है, जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए तरंग के माध्यम से। तरंग क्या है, माध्यम के कणों का कंपन, माध्यम के कणों का दोलन। जिस माध्यम में कण कंपन करते हैं वहां पर ऊर्जा निकलती है तरंगों के रूप में। कैसे समझेंगे इसको? तरंग का मतलब होता है, तरंग शब्द का अर्थ है माध्यम के कणों का कंपन। इतना आप समझिए, माध्यम के कणों का कंपन। अगर किसी माध्यम में कण कंपन करते हैं तो वहां पर एक विक्षोभ, एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। एक डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है जिसे हम लोग तरंग कह देते हैं। और इसका काम है एनर्जी को स्थानांतरित करना। सबसे बात अलग यह है जो यहां समझनी है कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। आज के वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये बात समझ में आ जाए। फिर अगले वीडियो में इसका पूरा चैप्टर क्या है वो सब समझाते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें। यानी ये चैप्टर जो है वो तरंग का है और ये चैप्टर नंबर आपका है 8 एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर। इसको हम लोग इंग्लिश में देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EMW कह सकते हो शॉर्ट में, BMW ना कहना भाई, कार होती है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तरंग, यहां हमने तरंग की चर्चा इसे की है क्योंकि इसमें आया तरंग शब्द। तरंगें, वेव। तरंग का मतलब है माध्यम के कणों का कंपन, कहीं पर कोई डिस्टरबेंस उत्पन्न किया जाए, विक्षोभ। आराम समझोगे, एक बात समझाएंगे ध्यान से। कक्षा 11 की अगर आप बात करेंगे, क्लास 11th में आपने एक पूरी यूनिट पढ़ी है तरंग गति। इस तरंग गति में कई प्रकार की आपने तरंगें पढ़ी हैं, सरल, आवर्त तरंगें,
है ना, सरल आवर्त गति कैसे होती है, प्रगामी तरंगें कैसे बनती हैं, अप्रगामी तरंगें कैसे, बहुत सारी चीजें पढ़ी तरंग के बारे में। ये पूरी यूनिट थी वेव मोशन, और इसमें कई सारे चैप्टर दिए गए थे वहां पर, लेकिन कई सारे चैप्टरों को तरंग गति में रखा गया, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग को यहां पर नहीं रखा गया, यहां से हटा दिया गया। यानी इसमें कुछ विशेषता होगी और ही नहीं। जब आप क्लास 12th में आ गए, तो जब वहां सेकंड फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर आता है तरंग प्रकाश की। वहां प्रकाश को तरंग कहा गया है हाइगेंस द्वारा, और वहां हम लोग पढ़ते हैं तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। लेकिन फिर भी इस चैप्टर को इस वेव ऑप्टिक्स में, इस तरंग में फिर भी नहीं रखा गया, जबकि जो हम लोगों का एनसीईआरटी सिलेबस है वो एनसीईआरटी क्या करता है, एक दूसरे को कंबाइन कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को जोड़ने का प्रयास करता है, कंबाइन करता है, कई सारे चैप्टरों को उसने मिला दिया करके। एनसीईआरटी से पहले हम लोग यहाँ पर चैप्टर बहुत अलग अलग पढ़ते थे। वैद्युत आवेश क्षेत्र अलग था, गॉस के प्रमेय चैप्टर अलग था, विद्युत विभव अलग था, विद्युत धारिता अलग थी, लेकिन एनसीईआरटी ने सबको कंबाइन कर दिया। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है तरंग का, ना तो क्लास 11 तरंग गति के साइज को जोड़ा गया और ना ही इस तरंग प्रकाश की के साइज को जोड़ा गया। यानी इसके अंदर कोई स्पेशल चीज है जो समझने वाली है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। वो क्या है, वो मैक्सवेल ने यहां पे समझाई है। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, हमेशा रहा, कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, या मान लो सूर्य से प्रकाश निकला, तो अगर सूर्य से प्रकाश तरंगों के रूप में निकला है तो तरंग कैसे बनती है, माध्यम के कणों के कंपन से बनती है। अब सूर्य से जब हम वायुमंडल तक आए पृथ्वी के, ऐसे मान लीजिएगा कि यहां पे सन है, और इस सूर्य के बाद हमारा फ्री स्पेस है अंतरिक्ष, और इसके बाद हमारा शुरू होता है पृथ्वी का वायुमंडल, जो लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये हमारा है फ्री स्पेस। अब देखिए, इस जगह अंधकार रहता है, सूर्य का प्रकाश तो आ रहा है लेकिन यहां अंधेरा रहता है, यहां प्रकाश दिखता नहीं है। और जैसे वायुमंडल में आता है फिर प्रकाश, यहां प्रकाश निकला था ये, और ये प्रकाश जो यहां से निकला वो यहां तक तो ठीक है, और जैसे यहां आता है फिर प्रकाश दिखने लगता है, ये पूरे पृथ्वी प्रकाश मिल जाता है, लेकिन इस बीच में कोई प्रकाश का नहीं मिलता है। तो प्रकाश आया कैसे यहां से यहां तक? अगर तरंग के रूप में आया है तो माध्यम के कण कंपन करेंगे, और फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या है, निर्वात है, यहां पर कोई भी किसी प्रकार का माध्यम नहीं है। जब माध्यम नहीं है तो कौन कंपन कर सकता है यहां पर, क्योंकि माध्यम के कणों के कंपन से बनती है तरंग, और यहां कोई माध्यम नहीं है तो प्रकाश के तरंग रूप में आया कैसे? यहां तो चलो वायुमंडल है, यहाँ वायु है, धूल है, गैस के अणु है, ये बहुत सारे माध्यम यहाँ मिल जाते हैं वायुमंडल में, तो यहाँ तो कंपन हो जाते हैं, यानी यहाँ तरंग बन जाएगी। लेकिन यहाँ तरंग कैसे कंपन कर रही है? क्योंकि बिना माध्यम के कणों के कंपन के तरंग उत्पन्न नहीं होती है। जैसे हमें तरंग बनानी है, मान लो तालाब में पानी भरा हुआ है और हमें एक पत्थर लें, उस तालाब में ऐसे मार दें, तो जैसे पत्थर गिरेगा तो क्या होगा, डिस्टरबेंस कर देगा उस पानी को, विक्षोभ पैदा कर देगा, उसमें क्या होगा, माध्यम कण कंपन करेगा, उठेगा, और वो कंपन के बाद अपनी एनर्जी आगे वाले कण को देगा, वो कण आगे वाले को एनर्जी देगा, तो ऐसे ऐसे देखा होगा लहर बनती है, तरंग बन जाती है। वो जो जहां ने पत्थर फेंका है वहां की एनर्जी ऐसे ऐसे ट्रांसफर हो रही है, वो ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है तरंग के माध्यम से। कहीं रस्सी बंधी है और उस रस्सी में हमने हल्का झटका मार दिया, ऐसे हमने झटके से एनर्जी दी, तो जिस माध्यम का कण था उसको एनर्जी मिली, वो कंपन करेगा, वो अपनी एनर्जी आगे वाले को देगा, ऐसे ऐसे करते करते एनर्जी ट्रांसफर हो रही है।
तो तरंग का मतलब होता है एनर्जी ट्रांसफर। तो सूर्य से जो एनर्जी निकली वो तरंग के रूप में ट्रांसफर होकर यहाँ तक आ रही है। अब यहां से स्थानांतरित ऊर्जा हो रही है प्रकाश की, तो बीच में है निर्वात, यहां पर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश वायुमंडल तक पहुंच रहा है। यानी कोई ना कोई तो यहां पर है, कोई ना कोई तो यहां पर है जो कंपन करता है। वो जो कंपन कर रहा है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो ऊर्जा यहां पर हमें मिल रही है। तो कौन कंपन करता है, ये सारी बातें इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल होगा वो होगा मैक्सवेल का। ये चैप्टर डिपेंड रहेगा मैक्सवेल के ऊपर। मैक्सवेल, एक भाई खिलाड़ी हुए हैं मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाज, गेंदबाजी भी करते हैं। ऐसे यहाँ भी ताबड़तोड़, यहाँ पे मैक्सवेल हैं वैज्ञानिक, उन्होंने आप ताबड़तोड़ फिजिक्स आई उनकी, और एकदम बहुत सारे वैज्ञानिक को झटका दे दिया उन्होंने आकर के, जैसे वो बहुत सारे खिलाड़ी झटका देते हैं ग्लेन मैक्सवेल। ऐसे यहाँ मैक्सवेल आते हैं और वो मैक्सवेल बहुत सारे वैज्ञानिकों को यहाँ झटका देते हैं, और सबसे तगड़ा झटका देते हैं एम्पियर को। आपने पढ़ रखा है एम्पियर का परपथी नियम, पीछे पड़ गया है, इसको जरूर एक बार आप पढ़ें, देखें क्या था एम्पियर का परपथी नियम। इनको झटका दिया भैया, किसने, मैक्सवेल ने, तगड़ा झटका दिया। एम्पियर के परपथी नियम में एक थी विसंगति, और उस विसंगति को दूर किया उन्होंने, और एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए मैक्सवेल, जिसका नाम रखा मैक्सवेल ने विस्थापन धारा। शुरुआत चैप्टर की यहीं से होगी, विस्थापन धारा। अगर आपको विद्युत चुंबकीय तरंगें समझना है, आपको इनके बारे में सारी जानकारी सही समझनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा विस्थापन धारा को। और विस्थापन धारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाए हैं मैक्सवेल, जिससे एम्पियर का जो परपथी नियम था इसमें विसंगति पाई गई, और विस्थापन धारा की सहायता से उस विसंगति को दूर किया गया। ये सार्थकता रही। यहाँ पर एक नई करंट आपको पढ़ने के लिए विस्थापन धारा, जो चालन धारा के अलावा धारा है, एक ऐसा फील किया गया। और इससे ये भी बात प्रूव हो गई कि जो करंट की कंटिन्यूटी सिस्टम होता है, लगातार जो करंट फ्लो होती है, प्लस से माइनस करके माइनस पे आती है वापस, पूरा सर्किट पूरा करती है, वो भी विस्थापन धारा से उस बात को समझा गया अच्छे से। तो इस चैप्टर में मैक्सवेल कहानी पढ़नी है। विद्युत और चुंबक नाम से स्पष्ट है, दो चीजें यहां मिली हैं, विद्युत और चुंबक, उससे बनी है तरंग। तो तरंगों को बनाने में सबसे जो अहम योगदान यहाँ पे होता है वो चार्ज का होता है। जहां से आप शुरू किए थे पढ़ना, वहीं पे फिर अभी आगे हो। चार्ज, शुरुआत आपने वैध आवेश से की थी, अभी भी आवेश की बातें चल रही हैं। और आपको इसके पहले हमने कई बार कई बातें बताई हैं, अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमने बताया था कि जो स्थिर आवेश होता है, कौन सा आवेश, स्थिर आवेश, वो स्थिर आवेश अपने चारों ओर उत्पन्न करता है वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र। और अगर कोई धारावाही चालक तार है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हो, आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग, धारावाही चालक तार, ये अपने चारों उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर आता है गतिमान आवेश। जो गतिमान आवेश होता है ये अपने चारों उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। अब बारी आती है त्वरित आवेश। यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं।
हमने स्थिर आवेश भी पढ़ रखा है, उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र हुआ था, स्टार्टिंग की बात है। हमने इसके बाद धारावाही चालक तार पढ़ा, बायो सेवर्ट जहां हम लोग पढ़ रहे थे, उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके। फिर हम लोग आए गतिमान आवेश पर, वो विद्युत क्षेत्र चुंबक दोनों उत्पन्न कर रहा था, यही पढ़ चुके। अब हम लोग बारी है त्वरित आवेश पर। एक्सिलरेटेड चार्ज, अगर कोई आवेश त्वरित है, जिस आवेश के वेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर ऐसा आवेश है तो ये क्या उत्पन्न करता है, ये क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, लेकिन इनके कंपन होंगे जिनसे बनेगी विद्युत चुम्बकीय तरंगें। जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का जो रोल रहेगा वो त्वरित आवेश का होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को जनरेट करने का जो सोर्स है वो है आपका त्वरित आवेश, क्योंकि हमें पढ़ना है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो अभी बात कर रहे थे कि यहां से जो प्रकाश निकला निर्वात में आया और निर्वात में प्रकाश दिखा नहीं, जबकि कोई माध्यम नहीं वहां पर है, और जब तक तरंग बनेगी तो माध्यम के कणों का कंपन होना अनिवार्य है। तो कौन यहाँ कंपन करता है, तो यहाँ दो क्षेत्र कंपन करते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इनके कंपन से, इनके दोलनों से ऊर्जा तरंगों के रूप में निकलती है। जब ये क्षेत्र कंपन करते हैं निर्वात में यहाँ पर, तो इनके कंपन करने से एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उसे होती है तरंगों के रूप में, उनको कहा गया है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो फाइनल इस चैप्टर में आप समझेंगे कि जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यहां से ये बात फिक्स हो गई, कंफर्म हो गई कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक मैक्सवेल साहब को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने पड़े, तब जाकर के ये बात डेवलप होकर के आई कि प्रकाश जो हमारा है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसमें कि वैद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी तरंग x अक्ष पे जाती है तो अगर y अक्ष पर कंपन कर रहा है आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे, तो इसके लंबवत कंपन करता है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। ये भी z अक्ष पर, ये है E y अक्ष पर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपन करेंगे। इसके लिए कुछ बेसिक बातें और आपको समझनी है, जैसे फैराडे के नियम। फैराडे के नियम में आपने पढ़ रखा था कि जब कहीं भी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता था तो वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती थी। और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन करने के तीन तरीके थे। φb बराबर फार्मूला हुआ करता था BA cos थीटा। तो अभी आपको थोड़ा सा ये भी समझना है कि अगर B चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, A चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको समझने के लिए थोड़ा सा फैराडे का नियम आपको पता होना चाहिए। फैराडे में कैसे फ्लक्स चेंज हुआ था और कैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जनरेट होती थी, और उसका डायरेक्शन कैसे पता करते थे, उसके लेंज का नियम भी आपको आना चाहिए। अगर इस चैप्टर को अच्छे समझना है, तो चैप्टर ये बहुत शॉर्टकट में है, लेकिन इसमें चीजें बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। अगर आप फैराडे के नियम पढ़ के आते हैं, एम्पियर का परपथी नियम पढ़ के आते हैं, तो आपको मैक्सवेल की बताई हुई बातें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आएंगी। इसलिए आपको ये सब चीजें पहले से तैयार चुके, आप पढ़ चुके हैं, सिलेबस का आपका सबका पढ़ चुका है, वीडियो आप नहीं पढ़ा देख सकते हो, लेकिन ये चीजें आपको कंफर्म होनी चाहिए ये सब चीजें समझने के लिए। तो फ्लक्स चेंज होगा। अब हम लोग यहाँ ये पढ़ते रहते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो विद्युत धारा की वजह से होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का हम लोग सोर्स पढ़ें कि या तो हमारे पास चुंबक हो, तो उस चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, या फिर हमारे पास एक धारावाही चालक तार हो तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बस यही दो तरीके पढ़ रखे थे हमने, लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है जो हम लोग ध्यान नहीं दिया है, वो है एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। कि अगर कहीं पर परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है वो भी एक चुंबकीय क्षेत्र बना देता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें सीखनी पड़ेंगी, तब ये बात आपको समझ में आएगी। अभी हम लिख के समझा रहे हैं, फिर आपको सीखना पड़ेगा कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र समझते हैं जो समय के साथ चेंज हो रहा है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड।
परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र अपने लंबवत, कि अगर ऐसे वैद्युत क्षेत्र है तो अपने लंबवत इस तरीके से, तो अपने परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र अपने लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये कॉन्सेप्ट है तो फैराडे का ही, लेकिन इसको समझाया मैक्सवेल ने कि अगर परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, अभी तक हम लोग जानते थे चुंबक के चारों चुंबकित बनता है, धारावाही चालक तार होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लेकिन इसके अलावा भी तरीका है कि एक परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहां पे स्टार्टिंग यहां से हुई थी कि अगर दो कोई प्लेटें हैं हमारे पास, धातु प्लेटें, और इनको कहीं से बैटरी से हमने करंट कर रखा है, तो यहां इसमें करंट फ्लो होगी। ये एक चालक तार है, इस तार में जब करंट बहेगी तो आप पढ़ चुके हैं कोई भी धारावाही चालक तार होता है वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बात यहां पे आती है कि क्या इस जगह पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कि क्या इस जगह पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है? तो स्टार्टिंग में आंसर ये आया था कि नहीं है। क्यों? क्योंकि एम्पियर ने ये बात बताई थी जब किसी तार में धारा बहती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जहां तक तार है उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन मैक्सवेल ने यही बात यहां दिखाई थी, जब यहां कंपास रखा, यहां मैग्नेटिक नीडल रखी, तो जैसे यहां रखने पर सुई, चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये बता रही थी इस तार के चारों चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक उसी प्रकार जब यहां सुई को रख दिया गया तो वो मैग्नेटिक सुई यहां भी डिफ्लेक्ट हुई थी, यहां भी सुई में विक्षेप आया था और यहां भी विक्षेप आया था, जबकि चुंबकीय सुई में विक्षेप तभी आता है जब वो चुंबकीय क्षेत्र में होती है। तो यहां से ये बात भी आई कि इसका यहां भी चुंबकीय क्षेत्र है, जैसे यहां चुंबकीय वैसे यहां चुंबकीय, जितना यहां विक्षेपित हुई थी उतना यहां विक्षेपित हुई, जितना यहां जिस दिशा में विक्षेपित हुई उतना यहां भी उसी दिशा में विक्षेपित हुई। इसका मतलब जितना यहां चुंबकीय क्षेत्र उतना यहां भी चुंबकीय क्षेत्र है। वो चुंबकीय क्षेत्र कहां से आया? तो वो आया था परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र की वजह से। क्या था इसकी कहानी बताएंगे। यहां से डेवलप हुई थी इस जगह पर कि यहां पर भी कोई धारा है और उसका नाम दिया गया था विस्थापन धारा आईडी, और यहां ये जो बनती है तार में है इसको कहते हैं चालन धारा आईसी। और ये दोनों धाराएं आपस में बराबर होती हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। ये है चालन धारा, ये है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का फॉर्मूला भी निकल के आया, F∼d∅/dt। इनसे उत्पत्ति होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विस्थापन धारा, विस्थापन धारा की आवश्यकता, कि एम्पियर के परपथीय नियम को कैसे सूत्र किया गया। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके दोनों धाराएं बराबर होती हैं आपस में, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें, मैक्सवेल के समीकरण। मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं विद्युत चुंबक के संबंधित। इसके बाद में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत मैक्सवेल क्या है और उसका आरेख कैसा होता है, कैसे हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय दिखाते हैं वहां पर। और इसके बाद में पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, कि कौन कौन सी तरंगें किस सीरीज में आती हैं, उनकी क्या आवृत्ति होती है, क्या उनकी तरंग होती है, कौन सी तरंग की तरंग ज्यादा है, किसकी कम है, और कौन सी तरंग का उपयोग क्या है, और कौन तरंगें कहां से उत्पन्न होती हैं, उनका सोर्स क्या है। तो ये है पूरा इस चैप्टर का टॉपिक का पूरा सिलेबस जो पढ़ना है आपको। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा का फॉर्मूला, इसकी आवश्यकता, एम्पियर के नियम में जो विसंगति थी उसको दूर करना, मैक्सवेल समीकरण, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इतना सब कुछ आपको इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। तो इसके लिए कुछ बेसिक चीजें आप पढ़ के आएंगे, ये सारी चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। ये बात हम कर रहे थे करंट की कंटिन्यूटी की, कि करंट यहां से गई, यहां के बाद कैसे यहां वापस आती है। तो ये विस्थापन धारा से ये बात भी क्लियर हो गई कि इस विस्थापन धारा की वजह से इसकी कंटिन्यूटी लगातार अविरतता बनी रहती है।
क्लियर है? तो आज के वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन किया हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों का। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम सिलेबस पूरा आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जो छोटी चीजें हमने आपको बताई हैं, जैसे फैराडे लॉ वगैरह हैं और आपके जो एम्पियर के प्रपत्ति नियम वगैरह है, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।